नाइन्थ वाला एडजस्टमेंट है इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या फिर एक्सीडेंट, मतलब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या एक्सीडेंट बट दीज गुड्स आर इंश्योर्ड। मतलब इंश्योर्ड का मतलब होता है कि कोई भी गुड्स अगर फायर या फिर एक्सीडेंट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी, अगर वो गुड्स के हम लोग ने इंश्योरेंस लिया रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उन जितने भी गुड्स का डिस्ट्रॉय हुआ है या फिर जितने भी गुड्स का हम लोग ने इंश्योरेंस लिया है उसका क्लेम देगी। तो उसका पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। फिर उसके बाद दूसरा इफेक्ट जो आएगा वो दो आएगा। पहला तो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, मतलब जितना भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है, मतलब क्लेम अमाउंट लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है उसमें से सिर्फ 5,000 हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर दी है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे सिर्फ 5,000 की एंट्री बताएंगे और दूसरी जो 5,000 की जो एंट्री है वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगी। दूसरा आता है अनइंश्योरेंस गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर और एक्सीडेंट। पहला वाला हम लोग ने पढ़ा था जो गुड्स डिस्ट्रॉय होता है उसका इंश्योरेंस हम लोग ने क्लेम किया है। दूसरा वाला है अनइंश्योरेंस गुड, मतलब वो गुड्स के हम लोग ने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो वो आएगा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। फिर आता है गुड्स स्टोलन। इसकी एंट्री भी दो आएगी। पहली आएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और दूसरी आएगी P&L अकाउंट के डेबिट साइड। 12th one, goods distributed has free sample. It is the part of advertisement. इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जब कंपनी अपने गुड्स को एडवर्टाइज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट वाले को या फिर सेल्स मतलब कुछ भी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करती है फ्री सैम्पल्स के लिए, तो है P&L अकाउंट का डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। नेक्स्ट कम्स द गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज़, मतलब कंपनी में से पार्टनर्स ने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉन किए गए हैं तो दिस एंट्री मस्ट कैन बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग बिकॉज पार्टनर्स ने कंपनी में से गुड्स खरीदा लिया है। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ की एंट्री आएगी। फर्स्ट एंट्री इज ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड क्रेडिट साइड या फिर अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेस लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो परचेस की एंट्री हम मारते हैं तो परचेस में से भी आप इसका अमाउंट माइनस कर सकते हो। तो इधर मैंने सिर्फ माइनस का साइन डाला है। दिस मीन्स कि इधर आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक एंट्री मार सकते हो या फिर आप परचेस के अमाउंट में से ये अमाउंट को माइनस विड्रॉन वाले अमाउंट को माइनस कर सकते हो। और दूसरा आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। फिर आता है अनरिकॉर्डेड परचेज एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये दोनों की एंट्री मैं साथ में आपको बता दूंगी बिकॉज परचेज जो है, अगर कोई भी चीज़ हम लोग ने परचेज किया है और उसकी एंट्री हम लोग ने नहीं मारी है तो एक तो परचेज में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा और दूसरा जो है वो क्रेडिटर्स में का उसका अमाउंट ऐड हो जाएगा ना। परचेज इज ऑलवेज रिलेटेड टू क्रेडिटर्स एंड सेल्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू डेटर्स बिकॉज सेल्स जो है वो हम कस्टमर्स को करते हैं, इसलिए सेल्स का जो अमाउंट जो भी अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स है, हम लोग ने सेल्स किया है और उसका अमाउंट हम लोग ने लिखा नहीं है तो वो डेटर्स में ऐड हो जाएगा और एक सेल्स के अमाउंट में ऐड हो जाएगा।
और अगर अनरिकॉर्डेड कोई भी चीज़ परचेज़ की गई है और परचेज़ की एंट्री हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं की है तो परचेज़ में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा और क्रेडिटर्स उसके दूसरा जो इफ़ेक्ट आएगा वो क्रेडिटर्स में आएगा। तो परचेज़ हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, और दूसरा है क्रेडिटर्स, दैट इज़ क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा जो आता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे। सेम वे ट्रेडिंग सेल्स भी है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है, तो सेल्स के अमाउंट में अनरिकॉर्डेड सेल्स का जो भी अमाउंट रहेगा वो ऐड हो जाएगा, और दूसरा आएगा डेटर्स में ऐड हो जाएगा जो आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। नेक्स्ट इज रिसीवेबल डिसऑनर्ड और बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, मतलब जो भी बिल्स होते हैं वो दोनों के दोनों डिसऑनर्ड हुए, दैट मीन्स कैंसल्ड हुए गए हैं। तो अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ है या फिर बिल्स कैंसिल हुआ है तो ये जो डिसऑनर्ड का जो भी अमाउंट है वो सन्ड्री डेटर्स या फिर डेटर्स, दीज आर दी वन एंड दी सेम, सन्ड्री मतलब बहुत सारे, डेटर्स में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा जो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आता है, और उसका जो दूसरा इफेक्ट है वो बिल्स पेएबल में से, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आता है, तो बिल्स पेएबल में से वो जो अमाउंट है वो माइनस हो जाता है। मतलब दोनों की दोनों एंट्री बैलेंस शीट में ही आती है, बट अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड की बात हुई है तो वो सन्ड्री डेटर्स में से सन्ड्री डेटर्स में ऐड हो जाएगा डिसऑनर्ड का अमाउंट, और बिल्स पेएबल मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो बिल्स पेएबल का अमाउंट होगा उसमें से डिसऑनर्ड का अमाउंट जो है माइनस हो जाएगा। सॉरी, इट्स बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल के अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। दूसरा आता है बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, जो ऐड होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में, इसका अमाउंट ऐड हो जाएगा और बिल्स पेएबल में से ये जो अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा। लास्ट थिंग हम लोग इसमें पढ़ेंगे बैड डेब्ट्स के रिगार्डिंग। ना जब भी आपको क्वेश्चन में या फिर एडजस्टमेंट में किधर भी बैड डेब्ट्स का अमाउंट दिखाई देगा तो आप लोग पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे ये वाला टेबल बना देंगे, दैट इज बैड डेब्ट प्लस न्यू बैड डेब्ट प्लस न्यू आरडीडी, that is reserved for doubtful debt, and minus old RDD। अभी ये मैंने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे इसके लिए बोला है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे आरडीडी इज बेसिकली रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। नाउ ये जो दो अमाउंट होते हैं बैड डेब्ट और ओल्ड आरडीडी, ये दोनों अमाउंट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिए जाएंगे। बैड डेब्ट का अमाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, सॉरी ट्रायल बैलेंस में दिए जाएंगे, मतलब क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, ये दोनों अमाउंट क्वेश्चन में दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में दैट इज बैड डेब्ट का अमाउंट, बैड डेब्ट्स का अमाउंट जो है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे दिया जाएगा, और ओल्ड आरडीडी दैट इज़ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करके लिखा आएगा या फिर सिर्फ रिजर्व्स लिखा आएगा। अगर उसका अमाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे होगा दैट मीन्स दैट एडजस्टमेंट या फिर दैट अमाउंट इज ट्रीटेड एज ओल्ड आरडीडी, मतलब ऊपर का और जो लास्ट ये बैड डेब्ट और ये ओल्ड आरडीडी जो है वो हमें अमाउंट क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। नाउ ये दो अमाउंट जो है न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी का जो भी अमाउंट है ये दोनों अमाउंट हमें एडजस्टमेंट में दिए जाएंगे, ये दोनों अमाउंट हमें एडजस्टमेंट में दिए जाएंगे।
एडजस्टमेंट में देने के बाद इसका जो भी अमाउंट है वो बैलेंस शीट साइड, एसेट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जो डेटर्स होता है उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस किए जाएंगे। मतलब अगर पीएनएल के डेबिट साइड पे ये दोनों अमाउंट ऐड हो रहे हैं तो डेटर्स में ये दोनों अमाउंट माइनस हो जाएंगे, माइनस न्यू बैड डेट एंड माइनस न्यू आरडीडी। पहले हम न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी के अमाउंट पहले डेटर्स में से माइनस करेंगे और फिर इस जो भी अमाउंट है वो हम पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखेंगे। नाउ इफ़ आई टेक द एग्जांपल of if I take one example, that is if I take example debtors of rupees 10,000 ये क्वेश्चन में दिया गया है और प्लस एडजस्टमेंट में बोला गया है कि प्रोवाइड बैड डेट ऑफ रुपीज़ 2,000 and reserve for doubtful debt rupees, reserve for doubtful debt at the rate 5%। ओके, अगर ये क्वेश्चन में दिया गया है तो ये हमारा पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड है और ये बैलेंस शीट का एसेट साइड है। नाउ वेन एवर यू सी द बैड डेब्ट्स, अगर इसके अमाउंट हो या ना हो, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आप ये टेबल बना के रख दो। अगर बैड डेब्ट का अमाउंट क्वेश्चन में इनकेस नहीं दिया गया तो आप इसको स्लाइटली डैश मार सकते हो, जैसे कि हम लोग इधर ये वाला एग्जांपल कर रहे हैं। ये वाला फर्स्ट है बैड डेब्ट्स जो पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखेंगे, फिर है न्यू बैड डेट, फिर न्यू आरडीडी और माइनस ओल्ड आरडीडी। अब हमारे पास बैड डेट का अमाउंट नहीं है सो वी विल राइट नथिंग ओवर देयर। और डेटर्स, अभी डेटर्स का अमाउंट हमें दिया गया है वो है 10,000 और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि हम पहले न्यू डेटर्स का जो डेटर्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है बैड डेब्ट्स के रिगार्डिंग, तो हम डेटर्स में से पहले माइनस न्यू बैड डेब्ट करेंगे, फिर न्यू आरडीडी करेंगे, फिर जो उसका अमाउंट आएगा वो हम पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो सेम वे इसका जाता है। डेटर्स का अमाउंट है 10,000, फिर इधर एडजस्टमेंट में दिया गया है कि प्रोवाइड बैड डेब्ट्स फॉर रुपीज़ 2,000, मतलब हम माइनस न्यू बैड डेब्ट्स करेंगे दैट इज़ 2,000। तो हमारा बैलेंस बचा, इन दोनों को माइनस करके पहले अमाउंट हम नीचे लिख देंगे। तो इसका बैलेंस आया 8,000। फिर ये जो 2,000 का जो अमाउंट है, न्यू बैड डेब्ट का जो 2,000 अमाउंट है वो हम न्यू बैड डेब्ट में लिखेंगे हैज़ 2,000। फिर बोला गया है कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 5%। अभी यूजुअली ये मिस्टेक होती है कि हम 10,000 पे ही 5% कैलकुलेट कर लेते हैं, बट वो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। आपको पहले डेटर्स में से न्यू बैड डेब्ट को आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उस पर हम कैलकुलेट करेंगे न्यू आरडीडी। जो आरडीडी आपको बताया गया है दैट इज़ 5%। तो 8,000 का 5% होगा 400। तो ये 400 हमारा अमाउंट आया और ये जो 400 का जो भी अमाउंट है वो हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे इन न्यू आरडीडी। तो इसका टोटल आ जाएगा माइनस 400 इज 7,600। सो ये आपको समझ गया होगा, बट थोड़ा ही समझा होगा तो नो प्रॉब्लम। जैसे ही हम लोग सम्स करेंगे तो आपको ये क्लैरिफिकेशन मोर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। बट सिर्फ इतना याद रखना, जब भी अगर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया गया है, कोई भी परसेंटेज में दिया गया है, तो पहले हम डेटर्स में से बैड डेब्ट्स को माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उस पर ही हम लोग जो भी 5% है, 2% है, 10% है, वट एवर द परसेंटेज इज़ गिवन, वो अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद हम जो अमाउंट आएगा उसको ये बाजू लिख देंगे।